नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। आपके हाथ में हर महीने जो तनख्वाह आती होगी उसके आधार पर ही आपके घर का बजट तय होता होगा। घर की अपनी आवश्यकताएं होती हैं, परिवार के सदस्यों की अपनी ज़रूरतें या शौक होते हैं जो इसी तनख्वाह से पूरे होते हैं। लेकिन हर घर की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं होती कि सारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाए। खर्च प्राथमिकता के आधार पर होता है, इसलिए एक महीने जो ज़रूरतें पूरी नहीं हो पाती उन्हें अगले महीने के लिए टाल दिया जाता है। महीने का अंत आते आते घर का मुखिया अंदाज़ा लगाने लगता है कि उसके हाथ में कितनी तनख्वाह आई, ईएमआई या अन्य देनदारियां चुकाने के बाद घर की बाकी ज़रूरतों के लिए कितना पैसा बचा और अगले महीने तनख्वाह को कैसे इस्तेमाल करे कि हर कोई संतुष्ट रहे। ये जो अंदाज़ा है इसे आप घर का आर्थिक सर्वे मान सकते हैं। और तनख्वाह आने के बाद पैसे को आप कैसे घर की ज़रूरतों में बांटते हैं इसे आप घर का बजट मान सकते हैं। बस कुछ इसी तर्ज पर देश भी चलता है। अंतर सिर्फ यह है कि देश का पैमाना बहुत बड़ा होता है। मौजूदा साल के लिए देश का आर्थिक सर्वे यानी इकोनॉमिक सर्वे पेश हो चुका है, जो देश के आर्थिक सेहत का लेखा जोखा है कि देश का आर्थिक सर्वे है। ये सर्वे की जो प्रति है ये देश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जो देश की आर्थिक सेहत की जानकारी देता है, आगे की दशा और दिशा को सुझाता है। इसी आधार पर कल अगले वित्तीय साल के लिए आम बजट पेश किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में साल 2024-25 का आर्थिक सर्वे आज पेश किया। कल वो अपना लगातार 8वां बजट पेश करने जा रही है। जो आर्थिक सर्वे आज पेश हुआ उसमें साल 2024-25 में देश की आर्थिक स्थिति का जायजा लिया गया और उसके आधार पर आगे क्या किया जाना चाहिए इसके सुझाव दिए गए। भले ही चर्चा में बजट ज्यादा रहता हो, लेकिन तथ्य यह है कि आर्थिक सर्वे बजट से कम महत्वपूर्ण दस्तावेज नहीं है, बल्कि बजट की बुनियाद इसी आर्थिक सर्वे पर रखी जाती है। आर्थिक सर्वे को वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग की आर्थिक शाखा द्वारा भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार की निगरानी में तैयार किया जाता है। इसमें तमाम आंकड़ों का विश्लेषण कर यह देखा जाता है कि पूर्व की आर्थिक नीतियों का क्या असर रहा, किन क्षेत्रों में प्रगति हुई, कहां कमजोरियां रह गई और देश और उसकी जनता के हित में आगे क्या किया जाना चाहिए। आर्थिक सर्वे इस आधार पर सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव के तमाम सुझाव देता है। हालांकि उसके इन सुझावों को मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है और जरूरी नहीं कि आर्थिक सर्वे की सलाह बजट आवंटन में मानी ही जाए, लेकिन फिर भी इन सुझावों को गंभीरता से लिया जाता है। अब जब हमने ये जान लिया कि आर्थिक सर्वे की अहमियत क्या है, तो ये भी जान लें कि भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की टीम द्वारा तैयार आर्थिक सर्वे में मौजूदा वित्तीय साल यानी वो फाइनेंशियल ईयर जो 31 मार्च को खत्म होगा उसमें भारत की आर्थिक स्थिति और प्रगति को लेकर क्या खास बातें कही गई हैं और आगे के लिए क्या नीतिगत सुझाव दिए गए हैं। आर्थिक सर्वे में सबसे ज्यादा ध्यान इस बात पर रहता है कि देश की विकास दर क्या है और आगे क्या होने वाली है। तो इस आर्थिक सर्वे का अनुमान है कि अगले वित्त वर्ष यानी साल 2025-26 के लिए देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू विकास की दर 6.3% से 6.8% रही, जबकि साल 2023-24 में देश की विकास दर 8.2% रही और मौजूदा वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके 6.4 रहने का अनुमान है, क्योंकि अभी 2 महीने इसके बाकी हैं, इसलिए ये अनुमान है। इसका ये मतलब है कि पिछले साल के मुकाबले जब वो 8.2% थी तो विकास दर घटी है। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर से खास बातचीत में देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने इसकी वजह बताई। What we can do from the medium term perspective is what the economic survey is focused on. More importantly, to answer your question, the growth slowdown in India isn't an isolated phenomena because there is a global economic activity index of the Federal Reserve Bank of Dallas, which has been coming down since 2023. Global activity is subdued and India is part of it. So, and in addition, there were unique factors in FY 24-25, such as the national elections in the summer, and then excess monsoon rainfall in August and September, etc. Some of them are
temporary factors, and the central bank also had introduced several macroprudential measures which were necessary at that point, but which may have in combination exerted a strong influence on credit growth, etc. They are on their way out as well, and the central bank is pumping in more liquidity. So considering all of that, we feel that the growth performance can pick up in FY26. But more importantly, as I said, the global environment has become more challenging, and that is the primary reason for us to estimate that next year's growth rate will be in the range between 6.3 and 6.8%. संसद में पेश किए गए आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि देश की अर्थव्यवस्था के बुनियादी पहलू मजबूत बने हुए हैं। निजी निवेश स्थिर है, राजकोषीय आय व्यय का अनुपात बेहतर हो रहा है। हालांकि भारत से बाहर वैश्विक माहौल अब भी अस्थिर बना हुआ है, जो एक चुनौती बना रहेगा इस साल भी। इसके लिए नीतियों का प्रबंधन बहुत ही समझदारी से सामरिक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए करना होगा और देश के अंदर अर्थव्यवस्था के बुनियादी पहलुओं को मजबूत बनाए रखना होगा। मोदी सरकार ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में एक सवाल यह है कि जो 6.4% की विकास दर मौजूदा साल की रहने वाली है या फिर उसके अगले साल रहने की उम्मीद है, उसके थोड़ा बहुत आगे पीछे, तो क्या भारत अगले 20 साल में इस तरह से विकसित देश बन पाएगा? देश के मुख्य आर्थिक सलाहकार को उम्मीद है कि यह संभव है, लेकिन कैसे, उनसे ही सुनिए। Reach that kind of numbers in dollar terms, we are looking at somewhere between 9 to 10% nominal growth in dollar terms over the next 20 years or so to be able to become a developed country. And that's quite possible, because even if you are able to achieve a real economy growth rate of between 6.5 and 7, you add inflation of about 4%, and then if you're able to limit the currency depreciation to less than 1% per year, then we will be able to achieve a dollar GDP growth of 9.5 to 10% every year over the next 20 years. So in that sense, our projections are not making the goal of a developed nation difficult, but it is in line with that. भारत सरकार के आर्थिक सर्वे की कुछ और खास बातें आपको संक्षेप में बता दें। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन हो रहा है। कृषि का क्षेत्र मजबूत है, औद्योगिक सेक्टर कोरोना से पहले की स्थिति से ऊपर निकल चुका है, सर्विस सेक्टर भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। महंगाई काबू में है। खुदरा महंगाई दर 2023-24 में 5.4% से घटकर 2024-25 के अप्रैल से दिसंबर के बीच औसतन 4.9% रही है। हालांकि महंगाई दर को काबू में रखना अब भी एक चुनौती है। रिजर्व बैंक और IMF का अनुमान है कि वित्तीय साल 2026 तक महंगाई की ये दर 4% के लक्ष्य तक नीचे आ जाएगी, यानी उससे कम रहेगी। विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत बना हुआ है। हालांकि सितंबर 2024 में 706 अरब डॉलर से घटकर 27 दिसंबर को 640.3 अरब डॉलर हो गया, यानी इसमें गिरावट आई, लेकिन फिर भी ये विदेशी कर्ज के करीब 90% के बराबर है। बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में स्थिरता बनी हुई है। साल 2024-25 के पहले 9 महीनों में उत्पादों और सेवाओं का निर्यात बढ़ा है और 6% बढ़कर ये 602.6 अरब डॉलर हो गया है। इस दौरान आयात 682.2 अरब डॉलर रहा, जिसमें 6.9% की वृद्धि हुई। सूक्ष्म, छोटे और मंझौले उद्योगों को यानी MSME को कर्ज की विकास दर मजबूत बनी हुई है। आर्थिक सर्वे में एक खास बात यह भी कही गई कि निर्माण के क्षेत्र में चीन एक बड़ी ताकत के तौर पर उभरा है, लेकिन चीन की सप्लाई पर निर्भर रहने के प्रति सर्वे में चेतावनी दी गई है। जैसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ही भारत को अहम उपकरण चीन से सप्लाई होते हैं, कई अहम उपकरण, लेकिन कई तरह के उपकरणों के लिए एक ही स्रोत पर इस तरह निर्भर रहना भविष्य में भारत के लिए खतरा हो सकता है। इससे निपटने के उपाय होने चाहिए। आर्थिक सर्वे में कहा गया है कि एक प्रतियोगी और इनोवेटिव इकोनॉमी बनने के लिए भारत को देशी और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए पूरी ताकत से उतरना होगा। यह आसान नहीं होगा, क्योंकि निवेश के लिए सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्थाओं के साथ ही भारत की होड़ नहीं है, बल्कि विकसित अर्थव्यवस्थाओं से भी होड़ है, जो अपने कारोबारियों को और कारोबारों को देश से बाहर न जाने देने के लिए पूरी ताकत लगा रहे हैं।
आर्थिक सर्वे में यह भी सलाह दी गई है कि केंद्र और राज्य सरकारें उद्यमिता को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए नियमों की जो सख्ती है उसको कम करें, यानी डीरेगुलेशन करें। हर आर्थिक गतिविधि का बारीक प्रबंधन न करें, इस शिकंजे को ढीला करें। दुरुपयोग रोकने के लिए नीतियों को कई स्तरों पर लगातार जोड़ते जाना, उसकी कई परतें बना देना बोझिल हो जाता है और चीजों को बेवजह जटिल बना देता है। इससे जिस मकसद से नीति बनती है वही पूरा नहीं हो पाता, इसमें ढील दी जानी चाहिए। अर्थव्यवस्था की जब भी बात होती है तो कहा जाता है कि मांग बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो निवेश बढ़ेगा, निवेश यानी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो नई नौकरियां बनेंगी, और नई नौकरियां बनेंगी तो फिर मांग तेज होगी। जो अर्थव्यवस्था इस आर्थिक चक्र को घुमाते रहने में कामयाब रहती है वो विकास के रास्ते पर तेजी से बढ़ती है, लेकिन इसमें आने वाली दिक्कतें पूरी साइकिल को बिगाड़ सकती हैं। ऐसे में क्या मांग बढ़ाने के लिए सरकार को ही लोगों को पैसा देना चाहिए या फिर कोई और रास्ता दिखे? सुनिए इस पर हमारे सहयोगी हिमांशु शेखर के साथ बातचीत में मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की क्या राय है। Putting more money in the hands of people is not just is not something that we can only do through government policies, but in the formal sector, in terms of hiring and compensation, companies hiring more and compensating better will also trigger its own chain reaction in a virtuous way. As there is more hiring and more compensation, there will be greater demand for consumption products, which can in turn trigger more investment on the part of corporation. That is why economy is considered usually, with government and the foreign sector being external forces, the rest of the households and enterprises, it is considered a closed loop system, and one can reinforce the other. That is also another angle that has to be kept in mind. And of course, we suggest that deregulation is one way to allow economic activity to become wider, more pervasive, and deregulation will remove the fear of growth in micro, small, and medium enterprises, and that way they will also it will also lead to more hiring and income growth as well. These are the two specific areas that the economic survey looks at in greater detail. अब आपको जानकारी दे दें कि ये जो आर्थिक सर्वे आता है इसकी कहानी क्या है, इसका इतिहास क्या है। आज़ाद भारत में आर्थिक सर्वे पेश करने का जो इतिहास है वो करीब 75 साल पुराना है। संसद में सबसे पहला आर्थिक सर्वे 1950-51 में पेश किया गया। शुरू के 14 साल आर्थिक सर्वे को बजट के साथ ही पेश किया जाता था उसी दिन, लेकिन 1964 से देश के इन दो सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक दस्तावेजों को अलग अलग पेश किया जाना शुरू हुआ। इसके बाद बजट प्रस्तावों से एक दिन पहले आर्थिक सर्वे पेश किया जाने लगा, जैसे आज पेश हुआ है, ताकि उसके संदर्भ में बजट प्रस्तावों की बेहतर समझ बन सके। लोग पहले आर्थिक समीक्षा पढ़ें तो उन्हें बजट बेहतर समझ आए। आर्थिक सर्वे से जुड़ी एक दिलचस्प बात यह है कि 2018 में तत्कालीन मुख्य आर्थिक सलाहकार ने पहली बार इस दस्तावेज को पिंक कलर यानी गुलाबी रंग के कागज में पेश किया। इसके पीछे विचार था कि महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने पर जोर दिया जाए। ये एक तरह से उसका संकेत भी बना, उसका सिंबल बना, और लैंगिक समानता को बढ़ावा दिया जाए। उस आर्थिक सर्वे में इस सिलसिले में कई और शानदार उद्धरण यानी कोट्स और अतिरिक्त जानकारियां भी दी गईं। उस साल पहली बार देश का आर्थिक सर्वे जीएसटी नेटवर्क से निकले आंकड़ों के आधार पर तैयार हुआ। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि कल पेश होने वाले आम बजट से करदाताओं को क्या खास उम्मीदें हैं। आर्थिक सर्वे के बाद अब सबकी निगाह कल पेश होने वाले आम बजट पर है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगी। मध्य वर्ग को, निम्न मध्य वर्ग को बड़ी उम्मीद है कि इस बार निर्मला सीतारमण कोई राहत दें, आयकर में कटौती करें। इस पर देश भर से हमने राय जानी। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। वित्त मंत्री नई टैक्स रेजिम को और आकर्षक बनाने के लिए बजट 2025-2026 में नए प्रस्ताव का ऐलान कर सकती हैं। हालांकि ओल्ड टैक्स रेजिम में जो करदाता हैं, उन्हें रिलीफ मिलने की गुंजाइश कम है। एनडीटीवी से खास बातचीत में टैक्स कानून के विशेषज्ञ वेद जैन ने यह अहम बात कही। जैन ने कहा, वित्त मंत्री बजट भाषण में नया इनकम टैक्स बिल लाने का भी ऐलान कर सकती हैं।
मेरा वर्किंग ऐसी होनी चाहिए जिससे कि मेरे जो कैलकुलेशन जो मैं करूं, जो मैं इसकी वर्किंग जो कंप्यूटेशन करूं, उसमें मेरे और टैक्स पेयर में मतभेद नहीं हो, मेरे और उनकी जो आपकी डिटर्मिनेशन करने में सिंप्लिसिटी नज़र आए, आम आदमी समझ सके, तो वो एक एक्सरसाइज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो एग्जिस्टिंग एक्ट है, इसी की रूपरेखा को लेते हुए एक नया एक्ट, सिंप्लीफाइड एक्ट जिसे कहेंगे, वो बनाया जाएगा, जिससे कि लिटिगेशन मिनिमाइज हो जाए और जो टैक्स पेयर है उसको आराम हो जाए और साथ साथ टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को भी आराम हो जाए। दरअसल देश के सभी बड़े उद्योग संघों ने वित्त मंत्री से बजट में पर्सनल इनकम टैक्स रेट में रिलीफ और टैक्स रैशनलाइजेशन की मांग की है। स्लैब रैशनलाइजेशन जो है वो डेफिनेटली आई थिंक इट रिक्वायर्स अ रीलुक। गवर्नमेंट ने 2 पार्ट तो करे, एक है जो विद इंसेंटिव्स वाली जो स्कीम है और एक विदाउट इंसेंटिव वाली स्कीम है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो जो हाईएस्ट स्लैब्स में जहाँ पे जिस इनकम पे लगाया हुआ है, आई थिंक वो इनकम रिवाइज डाउनवर्ड्स हो सकती है, मतलब स्लैब जो है वो रिवाइज डाउनवर्ड हो सकता है। पिछले कुछ साल से पर्सनल इनकम टैक्स रेट में वित्त मंत्री ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है। इस बार देश भर के करदाताओं को उम्मीद है कि टैक्स से इस बार कुछ राहत मिलेगी। कि सबसे पहले जो सैलरीड एम्प्लॉय है, मैं ये चाहूँगा उनका जो टैक्स स्लैब है वो चेंज होना चाहिए। सर सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए हमारे उसमें, बट सर काम हो नहीं पा रहा उस हिसाब से। जो रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार तो है ही नहीं सर, रोजगार तो बिल्कुल लो पे पहुंच गया। अब देखना होगा कि वित्त मंत्री पर्सनल इनकम टैक्स रेट में राहत की इस मांग से कैसे निपटती हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन मुकेश के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।